सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो ये बताओ आज किस किसने अपनी अपनी मम्मी से बात की है? यानी कि कई तो सारे ऐसे हैं जो घर पे ही रहते हैं, वो तो चप्पलें और झाड़ू भी खाते होंगे पर लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर पे नहीं रहते, थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, वो बताओ उनमें से किस किसने अपने घर पर बात की और खासकर मम्मी से बात की आज। ठीक है, ये वैसे बोलना थोड़ा सही नहीं होगा कि आज किस किसने बातें की है। मेरे हिसाब से आप लोगों को रेगुलरली घर पे बात करनी चाहिए, एटलीस्ट दिन में एक बार। इससे क्या होता है, आप लोगों के अंदर भी कुछ करने का जज्बा बना रहता है। उससे आप लोग जो है ये लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव करना है। क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक छोटी सी मतलब एक स्टोरी टाइप में मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ में, आप लोग इसको कोरिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो आज की डेट में आप लोग बाहर रह रहे हो, बाहर पढ़ रहे हो, ठीक है, और काफ़ी दिनों से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वैसा हो गया कि चलो यार हाँ ठीक है चल रही है ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मल। आप जैसे ही बीच में घर जाते हैं घूमने, और घर पे जाके जब माहौल देखते हैं, सब पूछ रहे हैं भाई क्या कर रहे हो और क्या हो गया, बहन क्या कर रही है और क्या चल रहा है। उसके बाद में फिर बोलते हैं कब तक चलेगा ये सब, फिर शादी वादी की बातें, दुनियादारी, दो चार और ऐसी बातें हो गई। तो वहाँ से आप लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर से आगे दबड़दौड़ पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये एक तरीके की एनर्जी होती है, थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, आपको पता चलता है कि हम लोग किसी और दुनिया में जीना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी चलनी स्टार्ट हो चुकी है। पर जब पता चलता है कि नहीं कुछ और है जिंदगी, तो जो कि आसपास आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वहां से आप लोगों को नज़ारा समझ में आता है कि भाई तैयारी करने आए हुए हैं, नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जैसे एक जॉब वाला है, शादीशुदा आदमी जो है, जिंदगी चल रही है, सुबह को उठ के अपना मजे में एक जिंदगी काट रहा है। हालांकि मजे में तो उसकी भी नहीं होती है वो एक अलग बात है। पर लेकिन एक बात यह है कि बीच बीच में थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहने चाहिए। जैसे घर पे घर वालों से बात करो, कुछ यारों दोस्तों से कभी कभी बीच में बात कर लो, उससे आप लोगों को पता चलता रहता है कि हाँ यार हाँ कुछ करना है लाइफ में, अचीव करना है अच्छा सा। तो इससे आप लोग प्रोग्रेसिव थॉट के साथ में आगे बढ़ते रहोगे। तो इस तरीके से थोड़ा करना है। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो अपने काम पे फोकस नहीं रख पा रहे हैं, जो भटक गए हैं थोड़े से। ठीक है, जो रेगुलरली शानदार तरीके से टाइम टेबल फॉलो करके चल रहे हैं और जो बिल्कुल डिसिप्लिन में है और बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक टाइम, एक एक मिनट उनके लिए इंपॉर्टेंट हो रखी है, उनको नहीं है किसी की भी जरूरत। ठीक है, वो अपना लगे रहो सक्सेस लेकर अपने घर जाना सीधा। ओके, तो बड़ी ही प्यारी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया सक्सेस इज नथिंग मोर देन ए फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। क्या है इसका मतलब? आप लोग सोचो एक मिनट के लिए, कितने ऐसे लोग हैं जो डेली रेगुलर मॉर्निंग में टाइम पर उठते हैं, डेली शाम को टाइम पर सोते हैं, डेली दिन में टाइम पर खाना खाते हैं। अगर ये तीन चीजें भी आप लोगों ने फिक्स कर ली ना जिंदगी में, तो 99% चीजें आप लोग की अपना आप फिक्स हो जाएंगी, सारी इनके इर्द गिर्द घूमेंगी। अगर ये तीनों चीजें फिक्स नहीं है तो आप लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको टफ लगेगी आप लोगों की चीजें फिक्स करने में, और इरिटेशन भी होगी कई बार तो अंदर से। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी जिंदगी को जितना जल्दी फिक्स कर सको, उससे आप लोगों की लाइफ आसान हो जाती है। और फिर जिंदगी जब आसान हो जाती है तो काम करने में मजा आता है। अब आप लोग डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे कैसा रहा आज का दिन, कैसे रहा आज का एक्सपीरियंस, और घर पे बात हुई या नहीं हुई वो जरूर शेयर करिएगा। और आज के दिन को कितना मार्क्स देना चाहोगे वो जरूर बताना। इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, काफी सारा डिस्कस तो स्टार्ट करूंगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के साथ में। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये मदर्स डे आज डिस्कस करने का, क्योंकि कल जो थी आप लोगों की एक वीडियो आई थी जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो कई सारे बच्चे तो ये बोले सर हर वीकेंड में ऐसी वीडियो लेकर आया करो। चलो देखेंगे कैसी वीडियो कितनी लेकर आई जा सकती है। बस आप लोग जो है पहले उसको अच्छे से एंजॉय करते रहो। देखो मैं वीडियो लेकर आ जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आप लोगों का भी रेस्पॉन्स होना चाहिए ना। वहाँ पर मैं काम किए जा रहा हूँ, आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसमें मजा नहीं है। कल की वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने कहा ठीक है अच्छा रिस्पॉन्स है, तो इस तरीके से अगर ठीक है तो चलती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, उससे क्या रहता है, मुझे भी लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन में सही चीज़ें चल रही हैं। तो एक और छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों से पूछनी थी, कम्युनिटी में किस किसने जाकर वोटिंग कर दी है। जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि नैनो और हिंदू को मर्ज करना है, उसके बारे में कई सारे बच्चे जो हैं, मतलब उन्हें डिवाइड हो गई है। एक जनता एक साइड में कह रहा है नहीं सर मर्ज नहीं करना, एक साइड में कह रहा है हाँ सर मर्ज कर देना है। तो वही है बात है, बताओ उसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब जैसा सुटेबल होगा अच्छा होगा ऐसा करूंगा, और कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता हूँ। कईयों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि हाँ मर्ज हो जाएगी तो छूट जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है, पिछले 5 साल से हैंडल कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, टेंशन मत लेना। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर मदर्स डे के बारे में। तो ये 8 मई को यानी कि सेकंड सैटरडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया था, और अब की बार सेकंड सैटरडे ऑफ मई जो था वो 8 मई को था, तो अब की बार 8 मई को सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया। तो ये जो मदर्स डे है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से ये कई सारी चीज़ों को बताता है। देखिए एक तो हो गया कि आप जिससे पैदा हो चुके हैं,
तो एक तरीके से आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो उस वाले प्यार को दिखाता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करें, सोसाइटी को उसकी केयर करनी चाहिए क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है जिससे आगे चलकर हमारा देश चलने वाला है, ठीक है। एक उस मदरहुड के बारे में बेसिकली बात की जाती है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी में। और खासकर अगर थोड़ा सा और फोकस दें तो इन्फेंट के बारे में बात की जाती है। अभी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये अप्रैल 11 को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो ये मैंने आप लोगों को थीम भी वहां पर बताई थी। इसका मतलब क्या था कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको यार घर पर ही सर्विस प्रोवाइड करा दो आप लोग, ताकि कोई दिक्कत ना उनको देखने को मिले। तो उसके चलते यहाँ पर ये डे हम लोगों ने देखा था, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन पर अगर इंपैक्ट पड़ा कोरोना वायरस का तो यार वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीजें हो जाएंगी, तो उससे बचाने की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। वो सारी बातें हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस की थी, तो वही थीम मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के साथ में जच्चा और बच्चा अगर सेफ रहेंगे तो सारी चीजें फिर सेफ चलती हैं। और जब भी बात करें इन सब चीजों के बारे में तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाएंगे, जहां पर टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें तीसरा गोल जो है वो हेल्थ के बारे में बात करता है और इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड ये सारे इश्यूज भी सब चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो अगर कुछ भी लिखने के लिए आए हेल्थ के बारे में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आप लोग वहां पर अगर यूज करोगे तो एग्जामिनर बोलेगा मुकेम्बो खुश हुआ, ठीक है, यानी कि वो अच्छी चीज है, वो बोलेगा अच्छा है, इस तरीके से आप लोग मतलब जो बता रहे हो होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक बात है इसके बारे में, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। एक और काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर डे, ये है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर भी कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई यहाँ पर युद्ध वगैरह हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, वहां पर लोगों की जान जा रही है, तो वहां पर रेड क्रॉस पहुंच जाता है उनकी सेवा करने के लिए, देखभाल करने के लिए। बेसिकली एक तरीके का यहाँ पर ये डे है जो कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना आप लोग को, अगर आप लोगों के पास में लग रहा है जिंदगी में कुछ ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं तो किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो रेड क्रॉस में यहाँ पर यही था, एक तरीके से जिंदगी में इंसान जो है अपने लिए तो काफी कुछ कर लेता है, पर रियल इंसान वही है जो दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा सोचता है और वही जिंदगी में खुश रहता है। आप पैसे कितने भी कमा लेना, पर लेकिन अगर जिसमें से जरा सा पैसा निकाल के किसी की हेल्प कर दोगे ना तो वो आप लोगों को अंदर से खुशी देगा। तो खुश ही रहना बेसिकली हमारी एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है इस धरती पर आने के बाद में, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए उसको कैसे एंजॉय करना है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो 8 मई को सेलिब्रेट किया है, जो बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पर रेड क्रॉस फाउंडर जिनका नाम था हेनरी डोनेट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इंपॉर्टेंट किस लिए बोला, क्योंकि इनको फास्ट, ये देखिए ये होती है जिंदगी, ठीक है, भाई साहब चले गए अपना काम करके, आने वाली कितनी भी दुनिया आई जाए चली जाए, इसको हमेशा पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसा करो यार जिंदगी में कि लगे जाने के बाद में कि बंदा जिंदगी जी के गया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको मिला था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज की डेट में भी। ये स्विस जो स्विट्जरलैंड के जो ह्यूमैनिटेरियन थे, एक तरीके स्विस ह्यूमैनिटेरियन जो एक तरीके से जिनके द्वारा नोबेल पीस प्राइज जीता गया था 1901 में। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है एक तरीके से आगे चलकर उसको देखिए, मतलब इतना काम कर दिया बंदे ने लग के, अपने आप को तो नोबेल प्राइज दिया के चला गया, रेड क्रॉस सोसाइटी को भी यहाँ पर 1917, 1944, 1963 मतलब इसको नोबेल प्राइज यहाँ पर मिले जा रहे हैं। तो ये होता है रियलिटी में लोगों के लिए काम करना, वरना अपने लिए काम करता कमाता चला जाता, किसको पता था कौन आया और कौन गया। तो वो वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी हमेशा होती वही है। किसी भी महान पर्सनैलिटी का नाम ले लो, एक तो आप लोग उसका जो बैकग्राउंड है ना, वो उसका जब उठाकर देखोगे वो एक आसान नहीं देखने को मिलेगा। आज तक मैंने इस धरती पर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि एक बहुत महान है और उसका बैकग्राउंड जब उठाकर देखोगे वो बड़ा ही सिंपल सा है और आसानी से जिंदगी जीकर चला गया। बहुत सारी कठिनाइयां उसकी जिंदगी में देखने को मिलेगी। तो महान बनता ही वो इंसान है जो कठिनाइयों से जूझ कर निकल कर आता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो सोच लेना, जिंदगी जो है वो आप लोगों को, मतलब ऊपर वाला जो है वो आप लोगों को महान बनाने की तैयारी कर रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए जोश में आ जाना। थीम क्या है, थीम बोला गया है बी ह्यूमन काइंड, यानी कि कम से कम इंसान बनो, ठीक है। यानी कि धरती पर आए तो कम से कम इंसान जरूर बनना। तो ये बातें बोली गई। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डे ये है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो इंसानियत के नाते भी, और जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में कैसे लेकर चला जा सकता है। और यहाँ से तो ऑलरेडी क्वेश्चन भी बन चुके हैं। पहला नोबेल पीस प्राइज या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अगर पूछ ले कोई, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसा डे है जिसके बारे में कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। बात की जा रही है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, अगर कोई आप लोगों से पूछे क्या होता है तो ये नॉर्मल इंसान को कई बार इसके बारे में पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो जब ब्लड एक तरीके से जब ब्लड में डिसऑर्डर देखने को मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पर ये इसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जो नॉर्मल इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, तो उसके कंपेयर में थैलेसीमिया के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो डे है ये अवेयरनेस फैलाने का काम करता है।
ताकि यहाँ पर एक इंसान जो है वो नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो दूसरी बीमारी बॉडी पर लगेंगी, और दूसरी बीमारी बॉडी पर लगेंगी, इम्यून सिस्टम बेकार होगा, इम्यून सिस्टम बेकार होगा तो और ज्यादा बीमारी लगेगी। तो यानी कि साइकिल चल जाती है बीमारी की, और बीमारियों पर बीमारी लगने लगती है। तो ये थैलेसीमिया जो है उसी को यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पर थीम भी बोला गया है बी अवेयर शेयर केयर, यानी कि एक तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है और दूसरों तक भी चीजें जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे को शेयर करनी है। ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से बोला गया ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इंप्रूव थैलेसीमिया नॉलेज, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से नॉलेज को आप लोगों को इंप्रूव करना है ताकि लोग जो है उन चीजों के बारे में अंडरस्टैंड कर सके। तो ये बेसिक है थैलेसीमिया क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट थैलेसीमिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड जो होता है आप लोगों को पता है वो नॉर्मली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, पर लेकिन अगर डिसऑर्डर इसके अंदर आ जाता है तो एक तरीके से उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है जितनी आप लोगों की बॉडी को जरूरत रहती है। और आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी के अंदर में, बिना ऑक्सीजन के आप लोगों का दिमाग भी ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि ढंग से प्रॉपर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। तो ये यहाँ पर ये बेसिकली अगर ढंग से बॉडी का ब्लड ही ठीक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट डे देखे हम लोगों ने, थीम्स देखी जहां पर रिक्वायरमेंट थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया कि पंजाब के अंदर में बात की जा रही है, जो ये नहीं कहते धान लगाना, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इशू है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बताने वाला हूं। चावल के बारे में काफी सारी बातें करेंगे और इसके चलते आप लोग चीजें समझ भी पाएंगे, और यहाँ पर क्यों अभी ये न्यूज में है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगी जिसको बोला गया है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस को डायरेक्टली उगाना। एक तरीके से नॉर्मल अगर आप लोगों से पूछे चावल को कैसे उगाया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये खेत है यहाँ पर, और ये खेत जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसके कोने में क्या करते हैं यहाँ पर खेत में हम लोग पहले एक वो नहीं कहते कि धान लगाना है तो एक तरीके से उसकी प्योद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एक एरिया में लगाकर, और फिर उससे क्या करते हैं, फिर वहां से उसको उखाड़कर फिर हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं कि खेतों में यहाँ पर लगाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल जो पैटर्न है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। उसमें पहले इस तरीके के एरिया में थोड़ा सा उसको इकट्ठा कर लेते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं, और फिर उन सैंपल को उठाकर सब जगह यहाँ पर लगाते हैं हम, ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। पर डायरेक्ट सीडिंग में क्या रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग में आप लोगों को पैटर्न थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी इसी के बारे में सारी बातें करूंगा। पहले आप लोग ये देखिए आखिर न्यूज में क्यों है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर 1500 रुपए इंसेंटिव देने की बात की गई है पर एकड़, हर एकड़ पर 1500 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा किसानों को जो डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू यहाँ पर गेहूं उगा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट को ऐसे क्या मजा आ गया इसमें डायरेक्ट सीडिंग में गेहूं उगाने, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फंडा यह है कि इसकी वजह से पानी सेव हो पा रहा है काफी ज्यादा, तो इसकी वजह से पानी सेव हो रहा है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर कम से कम अगर पानी सेव होगा तो ये काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर, जो बेसिकली धरती के लिए भी और लोगों के लिए भी जो उस एरिया में पर्टिकुलर पाए जाते हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर 18% यानी कि 5.62 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर टोटल राइस जो थे वो उगाए गए, वो यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग राइस के थ्रू यहाँ पर उगाए गए, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया था 10 लाख हेक्टेयर पर। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो हुआ, आगे और पॉजिटिव स्टेप आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब डायरेक्ट सीडिंग के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर क्या होता है, प्री जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं वो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं फील्ड में बाय ट्रैक्टर पावर्ड मशीन, यानी कि जो यहां पर ट्रैक्टर पावर्ड मशीन है उसमें जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने स्प्राउटेड ग्राम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आप लोग जैसे या तो मूंग की दाल को या फिर आप लोग जो चने होते हैं उनको भिगो कर रख देते हैं, एक रात भिगोए, अगले दिन क्या किया उसको पानी में से निकाल के सिंपल रख दिया तो कटोरे में, ऊपर ढक्कन रख के उसके ऊपर, ठीक है। उससे क्या होगा, सुबह को आप लोगों को अंकुरित हुए देखे मिलेंगे, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड ग्राम्स, ठीक है। और सेम कंडीशन आप लोगों को मूंग की दाल के साथ में देखने को मिलेगी। तो वो इस तरीके से एक तरीके से क्या हो गया, उसमें एक छोटी छोटी चीजें निकल गई जिनको आप लोग अब आसानी से उगा भी सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्री जर्मिनेटेड सीड, तो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, यहाँ पर किसके अंदर, ये खेतों के अंदर डायरेक्ट उगाए जाते हैं। अरे हाँ, बड़ा ही सीधा सा शब्द यूज कर सकते हैं ना, अंकुरित जो बीज होते हैं, ठीक है। और मतलब अंग्रेजी में क्या बोले, बस स्प्राउटेड वगैरह, मतलब अंकुरित हिंदी में याद रखिए, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओगे। अंकुरित जो होता है बेसिकली उसको खेतों में लगाया जाता है डायरेक्ट, तो उससे काफी अच्छा रहता है। तो कोई नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत के एक कोने में पहले उसको उगा रहे हैं और फिर खेतों में लगा रहे हैं, तो उससे क्या रहता है, आप लोगों को टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। और इसके चलते यहाँ पर जो पुराने वाला मेथड है उससे ज्यादा बेटर ये बोला गया है।
इसके चलते यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग आसानी से यहाँ पर चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो एक बार खेतों में एक नहीं कहते, एक तरीके से खेतों में सिंचाई करी एक बार और फिर उसमें क्या किया, उसको फिर नहीं कहते, एक तरीके से उसको सूखने के बाद में हल्का हल्का सा फिर उसमें अपना कल्टीवेशन कर दिया इसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से यहाँ पर उगाया जाता है। तो डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल मेथड से, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर देखोगे आप लोग नर्सरी में क्या रहता है कि एक खेत है उसके से 5 से 10% में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जो पौध रहती है बेसिकली सैंपल्स उगाते हैं और फिर उनको यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में खेतों में उनको लगा देते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर जो खेतों में हाथों से लगाते हैं, किस किस ने यहाँ पर इसको फॉलो किया पैटर्न को, खेतों में जब सैंपल्स हाथों से लगाए जाते हैं, ये मैंने भी मतलब जब खेतों में लगाया करते तो हम लोगों ने भी यहाँ पर इसको एंजॉय किया। तो ये एक तरीके से ये काफी टफ प्रोसीजर होता है, आसान नहीं रहता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, पर लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट ये सीडिंग ऑफ राइस कर रहे हैं यहाँ पर, इसके एडवांटेज क्या है, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि इसमें पानी काफी बच जाता है। दूसरा लेबर कॉस्ट जो है वो काफी कम होगी और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट की लेबर कॉस्ट आती है वो लगभग 2,500 रुपए पर एकड़ आती है। तो सोचो किसानों का 2,500 पर एकड़ यहाँ पर बच जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर हर्बिसाइड्स की जो कॉस्ट आती है इसके अंदर में, तो वो भी कम रहती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। और रिड्यूस करते हैं मेथेन एमिशन, क्योंकि वहां पर जब आप लोग भरते हैं उसके अंदर सारा काम करते हैं तो वहां पर मेथेन एमिशन काफी ज्यादा होता है। और ये मैंने आप लोग को बताया था, जो मेथेन है उसको CH4 बोलते हैं। अगर मेथेन का एमिशन जो है वो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो मेथेन का एमिशन जो होता है वो इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 80 की मल्टीप्लाई कर देना, इतना ज्यादा बेसिकली मेथेन पावरफुल होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेथेन अगर निकलना इन्वायरमेंट में ज्यादा स्टार्ट हो गया तो भाई साहब आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मेथेन न निकले, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन सारी चीजें सही नहीं होती है, कई बार कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो कई बार अवेलेबल नहीं होता है, जो खाद वगैरह डालना होता है वो अवेलेबल नहीं होता है ज्यादा। दूसरा यहाँ पर क्या रहता है, जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी इसमें ज्यादा होती है। ट्रांसप्लांट वाले में क्या रहता है 4 से, जो बेसिकली उसमें क्या रहता है उसमें उसके कंपेयर में यहाँ 4 से 5 केजी रहता है, वहाँ यहाँ पर 8 से 10 केजी लगता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है। लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारे खेतों में क्या रहता है, जैसे कि थोड़ी सी मिट्टी कहीं ज्यादा हो गई कहीं कम हो गई, तो यहाँ पर लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है इसे उगाने से पहले। तो एक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि ट्रांसप्लांट में आप लोग ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। वहां पे ठीक है, इंसान वैसे भी वहां पर एक तरीके से नॉर्मल इंसान जो है नॉर्मल हाथों से उसमें घुसकर उसको उगा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में टाइमली यहाँ पर चीजें काफी फोकस होती है और प्रॉपरली बिफोर मॉनसून अराइवल, उससे पहले यहाँ पर इसको खेती को इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अगर आप लोग खेती करनी है, अगर आप लोग किसान के बच्चे हैं और ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर चावल जो है धान जो है वो उगाया जाता है, तो इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे इन सब के बारे में कि बताओ DSR क्या है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने लिख रखा है कि आप लोगों के फादर या मदर जो है वो एक किसान की फैमिली से आप लोग आते हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा DSR के बारे में। तो DSR के बारे में याद रखिएगा। अब जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो सोचकर मतलब आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी। आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम चावल उगाने में कितना पानी लगता है। चलिए एक आप लोग एनालिसिस एक सोचकर बताइए कि जब 1 किलोग्राम चावल जो है वो मार्केट में आता है तो उसमें कितना पानी लगता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 1 kg राइस को उगाने में खेतों में कितना पानी लगता है। तो ये काफी सरप्राइजिंग आप लोगों को लगेगा। अगर बात करें जैसे यहाँ पर पंजाब के अंदर में, अगर मैं एस्टिमेशन के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है ये खरीफ क्रॉप के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पंजाब के अंदर में 31.45 जो लाख एकड़ में ये बेसिकली ये चावल उगाया जाता है। ठीक है, हालांकि फिगर ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत, पर लेकिन ये रटने वाली जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है यहाँ पर कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना जो है उसके द्वारा बोला गया कि 1 किलोग्राम राइस को उगाने में लगभग 3,600 लीटर से लेके 4,125 लीटर पानी लगता है। अगर आप लोगों को इस बात पर यकीन न आ रहा हो तो आप लोग गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा। ठीक है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 3,000 से लेके 5,000 किलोग्राम जो है, सॉरी लीटर, किलोग्राम नहीं, मतलब 1 किलोग्राम में इतने लीटर पानी यहाँ पर लगेगा। और ये द हिंदू बिजनेस का आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये आज का नहीं है, ये काफी पुराना है, 2017 का। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, जब हम लोग किसी दूसरे देश में जाकर बोल रहे हैं ना हम लोगों ने राइस बेच दिए हैं, अब की बार हमारा राइस का व्यापार बढ़ गया है,
तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये कि भाई साहब राइस नहीं बेच दिया, तुम लोगों ने अपना पानी बेच दिया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इतना पानी हम लोगों ने बेच दिया है जिसको उगाने में इतना ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट आया था। इसलिए अमेरिका जैसे या फिर दूसरे जो यूरोप के जो अमीर कंट्री है ना, वो ये चीज़ें समझते हैं। वो इसलिए क्या करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे अच्छे अच्छे चावल उगाए जा रहे हैं और वहाँ से खरीद लेते हैं, अपना पानी बचा लेते हैं। बहुत ढेर शाने बनते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली ये चीज़ें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी दो तरीके के चावल होते हैं। एक तो होते हैं लॉन्ग वेराइटी जो कि लंबा समय लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट होने में, एक होते हैं शॉर्ट वेराइटी। तो यहाँ पर भी जो लॉन्ग वेराइटी है वो लगभग 158 डेज लेते हैं कंप्लीट होने में, शॉर्ट्स वाले लगभग 120 से लेके 140 दिन तक यहाँ पर लेते हैं। तो लॉन्ग वैरायटी वालों में जो पानी लगता है वो और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मैंने अभी बताया यहाँ पर लगभग 3 के और 4 के बीच में, वैसे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 3 के 5 के बीच में यहाँ पर पानी लगेगा। पर लॉन्ग वैरायटी जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा लग गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो पानी जो है कितना ज़्यादा खपत हो रहा है। और इसी के साथ में जो चावल आप लोग खाते हैं ना, उनको सोचा करो कि कितनी मेहनत से यहाँ तक आए, कितना पानी इनके ऊपर लगा है, तब जाकर आप लोग उनको एंजॉय कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब बात करें जो वाटर यूज़ किया जाए पंजाब के अंदर हर साल, तो 203 लाख टन जो पेडी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोक्योर किया गया। तो इसके चलते अगर बात करें यहाँ पर अगर राइस के बारे में, तो रिजल्ट जो है यहाँ पर जो एक तरीके से आफ्टर मिलिंग, तो यहाँ पर ये प्रोक्योर जो है वो रिजल्ट है यहाँ पर कितना, ये 135.98 लाख टन, यानी कि जो सेंटर जो प्रोक्योर करता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो चावल के अंदर जो पानी लगता है उसके बारे में अगर बात करें यहाँ पर, अगर डीएसआर टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो 15 से 20% पानी जो है वो कम लगेगा। और ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है। और कई सारे केसेस में तो यहाँ पर 20 से लेके 23 तक भी यहाँ पर पानी कम हो जाता है। सोचो कि 1/4 के करीब पानी हम लोगों ने कम कर दिया अगर हम लोग डीएसआर का यूज कर रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग ये सिस्टम, इस तरीके से अगर हम लोग उगाते हैं खेतों में, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर बात करें डीएसआर जो है यहाँ पर 15 से लेकर 18 इरिगेशन राउंड जो है वो देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल वाले में यहाँ पर 25 से लेकर 27, यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जिसमें खेत में चावल यानी कि गेहूं यानी कि धान गेहूं नहीं, जो धान लगा हुआ है वहां पर मैक्सिमम टाइम पानी में खेत में पानी भरा ही होगा, ठीक है। तो खेत में पानी भरा रहेगा तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इससे एक अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर राइस के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा ये स्टेपल फूड के अंदर में आता है जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। बेसिकली स्टेपल कैटेगरी उसको बोलते हैं। टेम्परेचर जो चाहिए 22 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो थोड़ा सा जो गर्म वाले इलाके खासकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर अराउंड 150 से लेके 30 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा पानी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो मैंने भी बताया। डीप क्ले और लूमी सॉइल चाहिए यहाँ पर, ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाता है। इसलिए बोलता हूँ ये करंट और स्टैटिक का मिक्सचर है आप लोगों का, जो कि अच्छे लेवल पर आप लोगों की चीजें तैयार कराता है। कई सारे बच्चे जो है पेपर देने जाते हैं तो पेपर देकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। जो भी पेपर देकर आया करो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो। टॉप कौन है राइस प्रोड्यूस करने में, तो यहां से क्वेश्चन अगर बन दे तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, भाई साहब यहां से बन गया। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये वो राज्य हैं जो कि टॉप राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो चावल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर टॉप 5 राज्य है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो करता है चाइना और दूसरे नंबर पर करता है इंडिया। यानी कि दुनिया में टॉप 2 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में चाइना और इंडिया टॉप पर शुमार देखने को मिलेंगे। हमारे देश में आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, इसी के साथ में कृषि जो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर अच्छी चीजें चल रही हैं वो हवाबाजी में नहीं चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, किसी ने एफर्ट डाला है, उसके बाद में ये रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैप भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये मैप के अंदर लोकेशन है कहाँ कहाँ पर जो इंडिया के अंदर में राइस जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं। अगर बात की जाए तो खासकर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हम लोगों ने बात की थी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले राइस के बारे में तो याद रखिएगा ये खरीफ क्रॉप है, पर लेकिन अगर पूछ ले गेहूं के बारे में तो ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी खरीफ क्रॉप है और कौन सी रबी क्रॉप है। अगर इसके बारे में आप लोगों को ठीक नॉलेज रहेगी तो अच्छे से क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे। और कुछ कॉमन सेंस की भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को लगेगा।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से जब रबी और खरीफ वाला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। 2019 में यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला गया कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन हैज़ द, ये एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि लास्ट 5 ईयर में, तो आप लोगों को खरीफ क्रॉप के बारे में बात करनी है। तो राइस कैसी है? खरीफ क्रॉप है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बातों ही बातों में बताया था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है वो चावल खाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर बात करें गेहूं के। तो एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, तो नॉर्मल सी बात है वो तो हाईएस्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप लोगों को पता है सही है, तो 2 स्टेटमेंट तो आप लोग की वैसे ही गायब होगी। तो आर्टिकल अगर आप लोग ढंग से अगर पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि आप लोगों का अब क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50-50 हो गए। पहले क्या थे? पहले आप लोगों का 1/4 था आप लोग क्वेश्चन चांस होने से ही, पर लेकिन अब क्या हो गया? अब 50-50 हो गया। यानी कि अब अगर आप लोग चीजें ट्राई करेंगे तो अब ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को ट्राई कर पाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन द ऑयल सीड, यानी कि ऑयल सीड से ज्यादा है जवार के अंदर में। क्या जवार ज्यादा यूज होता है पशुओं के खाने का या फिर ऑयल सीड? हर एक घर में तेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से जो हर घर में तेल की रिक्वायरमेंट है, खासकर इंडिया के अंदर में, और दुनिया भर का हम लोग तेल बाहर से भी खरीद कर लेकर आते हैं। तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑयल सीड जो है वो ज्यादा कल्टीवेट किया है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है? वो इनकरेक्ट है। अगर आप लोगों को ये पता चल गया दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ से आंसर आ गया और आंसर आप लोगों का ए हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज करेंगे तो कई बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी आप लोग को एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोग निकल जाएंगे। तो कॉमन सेंस को हमेशा इस्तेमाल करिए एग्जाम के अंदर में, तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कुछ यहाँ पर बातें भी दे रखी हैं वैसे, राइस का कल्टीवेशन कितना हो रहा है, इसी के साथ में कोरस जो सीरियल है उनका, ऑयल सीड का, शुगर कैन का और कॉटन का। तो ये एरिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर शुगर कैन के बारे में सुनते तो हैं, पर लेकिन अगर एरिया के बारे में आप लोग बात करेंगे वो इतना नहीं है। शुगर कैन का इन तीनों के चारों के कंपेयर में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। पर राइस जो है वो सबसे टॉप पर है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर यूज करोगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ बातें आप लोग आर्टिकल में ऐसी बताई थी जो डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट आप लोगों के माइंड में अगर फिक्स हो गई तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर बात करें यहाँ पर कि कौन सी कंट्री यहाँ पर लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्ट करती है लास्ट 5 ईयर में, तो चाइना, इंडिया, म्यांमार और वियतनाम। तो मैंने अभी बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो राइस उगाने वाले देश कौन से हैं, तो है चाइना और इंडिया। और मैंने अभी बताया यहाँ पर कि कई सारे लोग समझदार हैं कि अपने देश से राइस जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और इंडिया जो है वो दबाकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो राइस एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो इंडिया है अगर यहाँ पर बात की जाए। तो आंसर इसका यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पर अभी ये मैंने नहीं बोली बात है, यहाँ पर ये बोला है एपिडा यहाँ पर बोला है, इनके एग्रीकल्चर एंड, देखिए आप लोगों को हमारी कंट्री में एक तरीके से एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर बताती है कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर चीजों का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है एग्रीकल्चर एंड प्रसंगन, जो फूड प्रोड्यूस जो यहाँ पर है हमारे कंट्री प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका वो यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑल राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर अगर बात करें एवरी ईयर 50 लाख मैट्रिक टन जो है वो राइस एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, यानी कि सबको अगर इकट्ठा कर ले हम लोग मिलाकर तो यानी कि देश में से चावल बेचा जा रहा है। और मैंने अभी बताया आप लोगों को 1 किलोग्राम राइस की जो कीमत होती है वो लगभग 3 से लेके 5 जो आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर 1000 लीटर पानी की लगती है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कितना लीटर पानी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट आप लोग ये सोचने के लिए है, बाकी आप लोग देखिए आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में। ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला गया कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट, यानी कि कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, इसमें से कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तो व्हीट क्या है, चौथा तो नहीं है यहाँ पर, अभी बताया मैंने व्हीट कौन सी थी यहाँ पर, रबी क्रॉप थी। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने साथ डायरेक्ट कट हो गए, ठीक है। देखा, इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होते हैं अगर आप लोग ढंग से अटेम्प्ट करेंगे चीजों को। अभी बताया मैंने, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उससे। अभी बात करें तो व्हीट जो है ये बेसिकली नहीं है, राइस है, खरीफ क्रॉप। तो यानी कि या तो आप लोग यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, या तो आप लोग यहाँ पर बी देखने को मिलेगा सही, या फिर आप लोग को सी देखने को मिलेगा सही, ठीक है। अभी यहाँ पर कम से कम 50% तो खत्म हो गया काम। अभी यहाँ पर राइस है, तो तीसरा तो आप लोगों को पता है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अभी ग्राउंड नट के बारे में और इनके कॉटन के बारे में नहीं पता है, तो हल्का सा इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कॉटन के बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी, अगर आर्टिकल आप लोगों को याद हो, कि कॉटन जो है यहाँ पर अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि इसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह जो है, थोड़ा टैक्स वगैरह जो है वो कम लगाया जाए, ताकि हमारी कंट्री में जो कपड़े का उत्पादन है वो बढ़े। तो उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों है, कॉटन, राइस और इसी के साथ में जो ग्राउंडनट है, ये सारी की सारी आप लोगों को खरीफ क्रॉप के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, ग्राउंडनट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कॉटन हो गया और राइस हो गया। तो यार ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे गए हैं और ये उदाहरण है आप लोगों के सामने। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट और स्टैटिक का कैसा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को चीजें बतानी थी एक्चुअली। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, हालांकि मुझे 2 दिन पहले कवर करना था, पर लेकिन कई सारी चीजें हो गई बीच बीच में, तो इसकी वजह से कवर नहीं कर पाया। आज कवर कर रहा हूं, पर लेकिन एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल करके चलिएगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 हेल्थ के साथ में आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कल को पूछ लिया जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा। बात करेंगे यहां पर सगेला। सगेला जो यहां पर बेसिकली बैक्टीरिया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सगेला जो बैक्टीरिया है ये काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर रिसेंटली अभी, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, केरला के अंदर में एक 16 साल की लड़की थी जिसकी डेथ हो गई सगेला बैक्टीरिया की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी। बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पर, इनके द्वारा चिकन जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो खाना होता है, ये बेसिकली चिकन, ये शोरमा, ठीक है, तो ये इनके द्वारा खाया गया। कुछ ऐसा कुछ बनता होगा यहाँ पर, मुझे आइडिया नहीं है, आप लोगों ने खाया तो बताइएगा। तो यहाँ पर ये जो था यहाँ पर इसके अंदर फूड पॉइजनिंग यहाँ पर देखने को मिली। ये यहाँ पर चिकन का बेसिकली बना हुआ है ये। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये क्या होगा, मुझे लगा पुराना रखा होगा, पता नहीं कब का चिकन वगैरह यहाँ पर ये, तो ये खाया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सगेला इन्फेक्शन बॉडी के अंदर देखने को मिला। इसकी वजह से डायरिया हो जाता है, पेन होता है एब्डोमेन में और फीवर वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सारी कई सारी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है। मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, देखिए कभी भी आज की डेट में जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, कोई भी जरा से भी कॉम्प्लिकेशन आती है, तुरंत अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। अपने आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, वरना दिक्कतें देखने को मिल सकती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर खुद से डॉक्टर बनकर बैठोगे तो कई बार जान गंवा बैठता है इंसान, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ये अभी एक तरीके से जरा सी भी अगर लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर अभी आप लोगों को मैंने एक टर्म बताया कि सगेला कैसी बीमारी है। तो सगेला यहाँ पर एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी कि सगा बेटा, उससे याद रख लेना, सगा बेटा है मेरा, ये बेटा मतलब बैक्टीरिया, तो ऐसे सगेला, ठीक है, तो सगेला बेटा, ठीक है। तो उससे याद कर लेना कि ये सगेला जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जनरल साइंस के अंदर आप लोगों के खासकर बायोलॉजी वाले सेक्शन से बन जाते हैं। ये बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्रोबैक्टर फैमिली से निकल कर आता है, जो कि ग्रुप है यहाँ पर, और ये इंटेस्टाइन जो कि हमारी आंत होती है उसके अंदर यहाँ पर ये बीमारी फैलाता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये आप लोगों को उसके अंदर रहता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो है ये बीमार करेंगे, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बीमार करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये डायरिया हो गया, बॉडी के अंदर कई बार बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, समटाइम ब्लडी, यानी कि खून भी आने लगता है, स्टोमक पेन, फीवर वगैरह, ये सारी चीजें मैंने भी आप लोगों को बताई। इन्फेक्शन जो है वो इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंसानों को बीमार बना सकते हैं। इससे यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। यूएसए का जो यहाँ पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत कुछ करना, बहुत कुछ यहाँ पर चाहिए बीमार होने के लिए। तो नहीं कहते कि एक तरीके से ये जो बहुत ही बीमार बना सकता है, जरा सी चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है, खासकर उसमें जब तंबाकू वाले ऐड नहीं आते, जब मूवी देखने जाते हो। तो फूड एंड वाटर बोर्न जो इन्फेक्शन है उसके बारे में अगर बात करें तो वहां पर आप लोग ये चीज देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिना धुले हुए जब फल फ्रूट्स खाते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। फल फ्रूट्स या फिर सब्जी अगर बाहर से कुछ भी लेकर आ रहे हो तो आज की डेट में तो यार उनको बढ़िया ढाल रगड़ के, उन्हें कहते हैं बढ़िया ढाल, उन्हें एक तरीके से उनको क्या बोला जाए, रिम बार से इनको जैसे बर्तन मांजते हैं ना, वैसे मांज कर खाओ। मतलब पहले तो उनको थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दो, उसके बाद में बकायदा उनको ढंग से साफ कर खाना है। ये बातें हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो किसी का मलमूत्र है उसके अगर डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट में आता है, अगर आप लोग आज के दिन से गर्मी हो रही है तो इंसान क्या करता है, चलो स्विमिंग पूल में कहीं पर नहा कर आते हैं। अगर कहीं पर स्विमिंग पूल में कोई ऐसा इंसान जाकर कूद गया है जिसको ये बीमारी है, तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है उसके थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पर ये बीमारी लग सकती है। तो बाहर नहाने से अच्छा अपने घर में बाल्टी मग लो और आसानी से नहाओ, ताकि इस तरीके की बीमारी से आप लोग बचे रहो। आज के डेट में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इस बैक्टीरिया के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करें तो 4 तरीके के होते हैं यहाँ पर, सिगेला सोनी, सिगेला फ्लेक्सनरी, सिलेगा बॉडी, सिलेगा डिसेंट्री, ठीक है। तो ये 4 बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें मोस्ट जो सीवियर बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर वो 4th टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला इंसान को जो है लगभग लेकर डूब जाता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अब तक, अगर इनके बारे में आप लोग बात करें तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और खासकर अगर बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे नॉर्मली ज़्यादा जान जाती नहीं है, ज़्यादा केसेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे।
पर लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो बच्चा है अंडर 5 अगर उसको लग जाता है तो फिर उसके लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर इम्यून सिस्टम जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर थोड़ा सा टाइट रहता है और उस टाइम पर बच्चा जो होता है बच्चे को भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर अभी डॉक्टर से उनके द्वारा बोला गया इस बीमारी के बारे में कि ये वेरी कॉमन इन्फेक्शन नहीं है कि हर एक दूसरे को देखने को मिलेगा, किसी 100 में से एक इंसान को हो गया तो यहाँ पर ये बीमारी ऐसे देखने को मिल रही है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि इसका ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं रखा तो जान भी जा सकती है। यानी कि कोई इलाज पूछे क्या है तो बोल देना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंट करना ही एक तरीका क्योर है अगर दवाई के बारे में यहाँ पर बात की जाए। प्रिकॉशन क्या ली जा सकती है वो मैंने अभी बताया, बाहर से आकर चीज़ों को धुलकर खाना, एक तरीके से वो चीज़ें याद रखेगा, अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना खाना खाने से पहले, खासकर अगर बात की जाए तो। इसी के साथ में प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें जो है हैंड को वॉश करना प्रॉपर तरीके से, तो वो वाली चीज़ें हैं। इसी के साथ में अपना कुल्ला वगैरह अच्छे से कर लीजिए, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। क्लीन ड्रिंकिंग, पानी ढंग से पीना, वेजिटेबल को एक तरीके से नहीं फ्रेश खाना, एक तरीके से साफ करके खाना। जो चिकन वगैरह, फिश वगैरह, मिल्क वगैरह के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो उनको टेम्परेचर के हिसाब से रखो, या तो उनको गर्म कर कर या फिर उनको ठंडा कर कर। ये दो कंडीशन ऐसी होती है, तो गर्म कर लो बैक्टीरिया मर जाते हैं, या फिर बिल्कुल ठंडे उसमें रखो, इससे भी बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं, इसलिए फ्रिज में जो है वो चीज़ें रखी रहती है काफ़ी देर तक। तो ये दो कंडीशन में आप लोग खाने को रख सकते हैं अगर चीज़ों को आप लोग ढंग से बचाना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर कई सारे टाइप ऑफ पैथोजन है, यहाँ पर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर डिजीज के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग देख लेना, थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाली गई है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। सगेला बोला गया कि एक बैक्टीरिया में जो कि बिलोंग करते हैं यहाँ पर एंट्रोबैक्टर जो फैमिली है उससे, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर। दूसरा बोला गया है ऑल ऑफ विच कोज डिजीज इन द ह्यूमन, यानी कि इसके जो 4 बैक्टीरिया मैंने बताए हैं वो सारे के सारे इंसानों को बीमार कर सकते हैं काफी ज्यादा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो याद रखिएगा सही आंसर यहाँ पर इसका ए। मैंने बोला ना अभी यहाँ पर कि यहाँ पर सारे बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर बेसिकली बीमारी नहीं फैलाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये आंत के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बीमारी नहीं फैलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे ही बीमारी फैला रहे हैं। तो ये यहाँ से आप लोग चीजें बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से निकल कर आ रही है। आप लोगों को पता है मैंने गेहूं के बारे में काफी कुछ आप लोगों से डिस्कस किया था कि आज की डेट में यूएसए और जो यूक्रेन है वो सबसे ज्यादा गेहूं सप्लाई करते हैं। सॉरी, जो रसिया और यूक्रेन है, पूरी दुनिया में लगभग 25% जो गेहूं है वो वहां से सप्लाई होते हैं। बहुत सारी यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री है जहां पर यहाँ से गेहूं सप्लाई होते थे। अभी यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि अफ्रीका के अंदर भुखमरी जैसी कंडीशन है, कुछ तो वैसी बीमारी रहती थी और भी दिक्कतें देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ से सप्लाई जो है वो रुक गई है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर फूड राइट के बारे में बात करें तो जीएस पेपर 2 के साथ में भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया के साथ में कि कैसे चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए, चीजों को अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। तो क्या क्या मुद्दे हैं मैं आप लोग को एक एक कर यहाँ पर समझाता हूँ ताकि आप लोग ढंग से समझ सकें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से यहाँ पर फूड असिस्टेंस ब्रांच है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की, जो कि यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर यहाँ पर लोगों को खाना कैसे पहुंचाना उसके बारे में यहाँ पर बात करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है कि ताकि लोग जो है वो भूखे न सोएं, एक तरीके से इंसान जो है भूखा ना रहे, तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है इसके बारे में याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अभी रिसेंटली 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। तो नोबेल पीस प्राइज 2020 में दिया गया था। 2021 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था ये आप लोगों को बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब हम लोग बात करते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता ही है। जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाओगे तो यहां पर जो पहला है पोवर्टी और दूसरा है भुखमरी, तो यहां पर इसका पूरा फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 पर, 0 हंगर करनी है 2030 तक का, तो ये इनका टारगेट भी है। तो इसके चलते यहां पर फोकस ये रहता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो दूसरा है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए, और खासकर जब से कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग रीजन में देखने को मिल रहे हैं। अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है, सीरिया पैलेस्तीन वाला कॉन्फ्लिक्ट आप लोग जानते हैं, अफगानिस्तान में क्या इशू देखने को मिला आप लोग को पता ही है, अभी यहाँ पर म्यांमार में मिलिट्री कूच चल रहा है वो आप लोग को पता ही है। अभी बात करें यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में जो दिक्कतें देखने को मिलती है पता ही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे देश जो है भुखमरी का शिकार है वो आप लोग को पता ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बुरी कंडीशन है कई जगह, तो वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो इसके बारे में समझने की बातें की जा रही है। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई सारी। अगर खाना नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से जो वजह भुखमरी आ जा रही है तो उसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि खाना जो है वो यहाँ पर टाइम पर मिलता रहे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इसके चलते इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए।
और कल को क्वेश्चन भी पूछ ले तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। तो वर्ल्ड फूड जो चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ पर आरिफ हुसैन, उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि यहाँ पर चीजों को टैकल किया जा सके। तो अभी यहाँ पर उसके हिसाब से काम चलेगा। तो हेडक्वार्टर इसका रोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इटली के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और फूड प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की ही जा रही है। अगर और बातें करें, इंडिया का जो व्हीट प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अब की बार जो है ठीक ठाक रहा। अगर बात करें अर्लियर जो ईयर था यहाँ पर, उसमें हमने अफगानिस्तान को खाना भेजा था, आप लोगों को याद होगा। पाकिस्तान जो है बीच में टांग अड़ा रहा था, उस टाइम पर हमने कई सारी बातें वहां पर देखी थी। तो ऐसे भी चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, ठीक है, कि यहाँ पर व्हीट के बारे में, जैसे खाना यार एक ऐसी बेसिक चीज है, उसके बारे में क्वेश्चन बनना लाजमी है। कल को चलकर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जा रहा है तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों बन गया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आप लोगों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना पूछ के कल को चलिए आप लोगों से और क्वेश्चन पूछ ले, ये पूछ ले हमारे देश में गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर उगाए जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई थी कि सबसे ज्यादा पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है, पंजाब, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे हरियाणा आ गया तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आप लोगों को मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से याद रख लीजिए। पांचवें नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर राजस्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से चलकर इस तरीके से ऐसे चलकर यहां पर आप लोग देखते हैं, तो ये 5 कम से कम आप लोग याद रखिएगा। वैसे बिहार, गुजरात छठे और 7वें नंबर पर आप लोगों को नजर आ जाएंगे, अगर इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये गेहूं उत्पादन में आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा हमारे देश में ये गेहूं उगाते हैं। और अभी मैंने बताया गेहूं की कैसी क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है। रबी यानी कि याद रखना, जो रबड़ी होती है, रसमलाई होती है, कि रोटी को रसमलाई में लपेट कर खा रहे हैं, यानी कि गेहूं की रोटी को रसमलाई में लपेट कर खा रहे हैं। तो ऐसे याद रख लेना, रबी की रोटी होगी, ठीक है। मतलब कि यार देखो एग्जाम में ना बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उनमें से कुछ अगर चीजें आप लोग इस तरीके से याद कर लोगे ना तो आसानी रहती है। इसको मेमोरी फॉर्मेशन टेक्निक बोलते हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, इससे आप लोग अच्छे से चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हो। किसी चीज के साथ में कनेक्ट करके लिख लेना, किसी भी चीज को जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, तो इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात, ये 5-7 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा गेहूं उगाते हैं। और ये एक कैसी क्रॉप है, ये एक आप लोगों को रबी क्रॉप देखने को मिलेगी। अच्छा, जो गन्ना है यानी कि जो शुगर कैन है, वो कैसी क्रॉप है, रबी, खरीफ या फिर जायद, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी बात करें यहाँ पर यूएन की जो एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो सप्लाई कर रही है अफगान के लोगों को, यानी कि भेजे तो इंडिया के द्वारा जा रहे थे पर लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू भेजे जा रहे थे। तो वहां पर बेसिकली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए नहीं था, क्योंकि वहां पर तो तालिबान है। हम लोग अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो गेहूं भेज रहे थे, इसलिए वहां पर जो ठप्पा भी लगाया गया था ना, तो लिखा गया था उसके ऊपर कि फॉर द अफगानी पीपल, नॉट फॉर द, एक तरीके से इन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट के लिए नहीं है, पर लिखा गया था फ्रॉम द इंडियन पीपल, यानी कि भारत के लोगों की साइड से अफगान के लोगों के लिए, तो ये लिखा गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने यहां से पूछा जा सकता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड जो क्राइसिस है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। अभी यहां पर जो एंटोनियो गुटेरेस साहब जो हैं यूएन के जो चीफ हैं, वो भी यहाँ पर यूक्रेन की वॉर पर गए, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर देखा गया कि फूड, एनर्जी और फाइनेंस जो है ये काफी 3 डायमेंशनल ऐसी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बारे में बात की जाए, जो काफी इंपॉर्टेंट जो लोगों पर इंपैक्ट भी डालते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं यार जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो कुछ पॉइंट आप लोग याद रखते हैं। अगर टॉप 5 एक्सपोर्टर आप लोगों से दुनिया में पूछ ले गेहूं का कौन है, इसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे? दुनिया में टॉप 5 एक्सपोर्टर, तो मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में काफी यहाँ पर। तो यहाँ पर रसिया पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे पर, कनाडा तीसरे पर, फ्रांस चौथे पर और यूक्रेन है 5वें नंबर पर। लेकिन टॉप अगर बात करें यहाँ पर रसिया और यूक्रेन को मिलाकर, तो 25% ये दुनिया को एक्सपोर्ट करे थे। इजिप्ट जो है वो सबसे ज्यादा गेहूं खरीदता है यहाँ पर, ठीक है। तुर्की जो है वो बिगेस्ट स्पेंडर है रसिया और यूक्रेन से खरीदने वाला। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये रिवीजन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हो गया। कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा रिवीजन और करते रहा करो। वीडियो जो आप लोगों के लिए लाई जा रही है उनको जरूर देखिए। जो ईयरली वीडियो है वो किसके द्वारा देखी गई है, क्योंकि वहां से आप लोगों की बहुत सारे रिवीजन एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो न्यूज है ऑल इंडिया की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कवर की गई। यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया ये 3 फ्लोटिंग जो बॉर्डर आउटपोस्ट है यहाँ पर, बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। देखिए अगर कोई आप लोगों से पूछ ले हमारे देश का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो किसके साथ में टच होता है, तो याद रखिएगा वो बांग्लादेश के साथ में टच होता है। सबसे छोटा किसके साथ में टच होता है, तो वो होता है अफगानिस्तान के साथ में। इसके बीच में किस किस का बॉर्डर टच होता है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के अंदर में। अभी हुआ क्या है इसके अंदर, हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर जो मिनिस्टर हैं, दोनों मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में है, ठीक है।
वेस्ट बंगाल इनके द्वारा विजिट किया गया और इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली नर्मदा सतलज कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर इनके द्वारा इनोग्रेट की गई। तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को एक्सेसिबल बनाने, देखिए एक तरीके से कई बार एक्सेसिबल रहती है तो बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर देखिए, एक तो इलीगल तरीके से कोई भी एक्टिविटी न देखने को मिले और जो भी एक्टिविटी है गवर्नमेंट जो यहाँ पर सपोर्ट करना चाहती है वो भी आसानी से कर सके, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर बना रहे, तो ये बेसिक पर्पज यहाँ पर रहता है। तो इसी के चलते ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट डे जो था यहाँ पर 2 डे विजिट का यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर होम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर तो फ्लोटिंग बोट जो एम्बुलेंस है यहाँ पर वो देखने को मिली, जो कि यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये टर्म है ये याद रख लीजिएगा, आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मैत्री संग्रहालय, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका भी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया। इसी के साथ में फ्लोटिंग बॉर्डर पोस्ट जो यहाँ पर आप लोगों को आउटपोस्ट देखने को मिल रही है सतलज कावेरी नर्मदा, तो ये यहाँ पर बिल्ड की गई है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो लगभग 38 करोड़ जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये इसका वेट है, रटना नहीं है, बस ये पूछना किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये बेसिकली इक्विप्ड है मॉडर्न फैसिलिटी के साथ में, ताकि यहाँ पर कल को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर एक तरीके से सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सके, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में बुलेट प्रूफ भी सेफ्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो जवान है उनकी, ताकि कल को कोई गोलीबारी बरसाए तो उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। बोट जो है वो एक तरीके से 6 स्मॉल बोट के थ्रू भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, ताकि कल को स्मगलिंग या फिर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन वाला चक्कर देखने को मिले तो उसको रोका जा सके। अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पर अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया यहाँ पर बेसिकली फ्रेंडशिप म्यूजियम का होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, जिसके चलते 1970s में जो हॉरिफिक ह्यूमन जो वायलेशन हुए थे नाइबर कंट्री में, आप लोग को पता है 1971 की वॉर में यहाँ पर पाकिस्तान से अलग कर अफगानिस्तान को एक कंट्री बनाया गया, सॉरी अफगानिस्तान बोल दिया पाकिस्तान से अलग कर वेस्ट बंगाल को एक कंट्री, सॉरी बांग्लादेश को एक कंट्री बनाया गया, दिमाग कहाँ है मैं अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा था ना, अभी वही दिमाग में आ गया एकदम, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर बीएसएफ और आर्मी जो है वो डिफेंड करती है ह्यूमन राइट को यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके चलते यहाँ पर भी फ्रेंडशिप म्यूजियम के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और जो बांग्लादेश है उसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और दोनों की बॉर्डर पर शांति भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इंडो पाक बॉर्डर के बारे में बात करें तो बॉर्डर तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और बांग्लादेश ये याद रखेगा क्यों, क्योंकि दोनों पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था एक तरीके से बांग्लादेश, तो दोनों को बीएसएफ प्रोटेक्ट करता है। इंडो चाइना बॉर्डर पर यहाँ पर आईटीबीपी इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, इंडो जो यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पर आप लोगों को सशस्त्र सीमा बल, इंडो भूटान बॉर्डर पर आप लोगों को सशस्त्र सीमा बल, ये भूटान और नेपाल के बारे में याद रखिए दोनों जगह एक ही है, और म्यांमार पे आसाम राइफल, ठीक है। आसाम राइफल तो आप लोगों को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी है अगर वो आप लोगों ने देखी है तो वहां पर भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, जब यहाँ पर ये बेसिकली म्यांमार के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हमारे देश ने यहीं पर ही पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, म्यांमार में भी हम लोग ऑलरेडी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर गुंडे जो रहते हैं उनके यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इंसर्जेंसी फैलाते हैं और उसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ जहाँ भी डाउट हुआ करे उसको आप लोग क्लियर किया करो, ताकि कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के बेसिकली दिमाग से बाहर निकले, बना न रहे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी न्यूज़ है पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। अभी देश के अंदर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो देखने को मिला कंट्री का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा लद्दाख में, ठीक है, और लोवेस्ट यहाँ पर मणिपुर में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या देखने को मिला है। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स ये पेपर 2 जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों यहाँ से बन जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसके द्वारा हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर। बेसिकली हमारी कंट्री में सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो लद्दाख में है, 1000 अगर लड़के हैं तो यहाँ पर 1104 लड़के हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1000 लड़के हैं तो यहाँ पर 1011 लड़के हैं। अंडमान निकोबार में ये 1984 है, त्रिपुरा में 974, केरला में 969, यानी कि ये टॉप 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। बॉटम में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मणिपुर में सबसे नीचे है, दादर एंड नगर हवेली में दूसरे नंबर पर सबसे नीचे, गुजरात जो कि काफी पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है यहाँ पर भी काफी नीचे है, हरियाणा जो अच्छा खासा डेवलप माना जाता है यहाँ पर भी, और मध्य प्रदेश में ये नीचे से 5 है जिनके द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काफी बुरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जेंडर जो डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है अगर कोई इशू यहाँ पर निकल कर आता है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो लोवेस्ट कहाँ पर है अगर आप लोग इनके बारे में बात करें तो थोड़ा सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो है सेक्स रेशियो नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अब तक इनके द्वारा डेटा प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर हो सकता है कि डेटा मिले तो उसके टाइम पर यहाँ पर पूरी अपडेशन देखने को मिलेगी।
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, तो बेस्ड ऑन द बर्थ एंड द डेथ एक्ट है 1969, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी है और यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा नहीं है कहीं पर यहाँ पर ज्यादा कहीं पर कम। इसी के साथ में इंप्लीमेंट किया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थ्रू आउट द स्टेट रूल, ये यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोविजन जो है इसलिए यहाँ पर दो तीन राज्यों से आए नहीं है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन वाला जो इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर अगर बात करें लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो एवरी इंडिविजुअल बर्थ डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जर्नल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये स्टेटिक्स जो खासकर कई सारी रिपोर्ट आती है उनके पॉइंट ऑफ से, उसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं, जब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये दिक्कतें देश के अंदर देखने को मिल रही हैं, कहाँ कहाँ पर कितना ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, अगर बात करें सेक्स रेशो के बारे में, ऑल कैटेगरी के बारे में बात करें, या फिर 1991, 2001, 2011, तो सेक्स रेशियो जो है यहाँ पर घटता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी 2000 जो यहाँ पर 21 का सेंसस आएगा इनके जनगणना, उसमें देखने को मिलेगा कितना हम लोग चीज़ों को इंप्रूव कर पाएं और वहाँ से और चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं यार, जो कि खासकर सही नहीं है कि बचपन से ही बच्चों की नहीं एक तरीके से घर में ही चेक कर लेना कि लड़का है कि लड़की है, तो काफ़ी एक गलत इशू होता है। तो ये था पूरा डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोटेशन कैसी लगी जरूर बताएगा और कितना आप लोग इसके साथ में कोरिलेट कर पाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डे देखे, आई होप कि आप लोग इनके साथ में कनेक्ट कर पाए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, इसी के साथ में क्वेश्चंस भी आप लोगों से देखे थे। यहाँ पर कुछ और बेसिक चीजें आप लोगों को बताई थी, जो कि ज्योग्राफी का पोर्शन है, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताए, अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। दूसरा यहाँ पर सगेला के बारे में कई सारी बातें बोली, तो बाहर से खाना जाकर नहीं खाना है। ठीक है, अपने घर पर ही खाना खाइए, पता चला फालतू में जिंदगी जो है बर्बाद हो गई। क्वेश्चन भी पूछा, आप लोगों ने आंसर दिया। इसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने देखा वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हम लोगों ने जो बातें की, वो आर्टिकल था किसके बारे में, 1 मिनट चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये आर्टिकल था यहाँ पर फूड प्रोग्राम के बारे में, काफी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक हम लोगों ने इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर इश्यूज के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ ले आते हैं वनडे टाइप एग्जाम में, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग ढंग से चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे, तो इसलिए ढंग से इनको देखा करो। और एक ही आर्टिकल देख लिया हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बारे में, कहाँ पे क्या सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट बन सकते हैं। तो टकटकी लगाकर देखिए कि वीडियो नहीं देखी, रिकॉल जरूर करना एक बार वीडियो को पॉज करके, ताकि पता चल सके कितने अच्छे से आप लोगों ने वीडियो सुनी है। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, सारी चीजें इकट्ठी टेलीग्राम पर, उनको आप लोग जरूर देखिए। ये है टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पर मैंने एक लिंक पोस्ट कर रखा है, यहाँ पर जाकर आप लोग बेसिकली अपना जो है यहाँ पर पे वो कर सकते हैं, मतलब कम्युनिटी में आप लोग यहाँ पर जाकर अपना वोट पे कर सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वोट डाल सकते हैं आप लोग अपना। ठीक है, तो ये यहाँ पर जरूर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कैसे आप लोग चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए, और मॉर्निंग में टाइम पर उठकर अपने शेड्यूल को ढंग से फॉलो कीजिए, नए सप्ताह की स्टार्ट नए जोश के साथ में कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।